आज हम कृषि प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। कृषि प्रदेश से तात्पर्य होता है भूमि का एक विशेष प्रकार का क्षेत्र जिसमें कृषि करने की दशाएं तथा प्रतिरूप में व्यापक रूप में समांगता मिलती है तथा जो समीपवर्ती क्षेत्र से विशिष्ट रूप से भिन्न होता है, कृषि प्रदेश कहलाता है। कृषि की दशा तथा प्रतिरूप से तात्पर्य फसल की किस्म, फसल उत्पादन की विधि, कृषिगत भूमि के उपयोग से है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इन तत्वों की समानता कृषि कार्य में प्रयुक्त यंत्रों, कृषक के आवास एवं जीवन स्तर में भी प्रदर्शित होती है। अर्थात इससे तात्पर्य कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो इन तत्वों में विसंगतता मिलती है। प्रत्येक कृषि प्रदेश अन्य कृषि प्रदेश से उपयुक्त तत्वों की समानता एवं संबद्धता में विशिष्ट भिन्न होता है और इस भिन्नता के आधार पर ही कृषि प्रदेशों की पहचान की जाती है। कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण में प्रमुख योगदान डी विठलसी का है। सर्वप्रथम 1936 में डी विठलसी ने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया, जिसके उन्होंने निम्न आधार बताए। पहला था कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध, दूसरा कृषि के उत्पादन की विधियाँ, तीसरा कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, चौथा कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप, पांचवा कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवास संबंधी दशाएं। कृषि से सामान्यतः कृषि से तात्पर्य कृषि के साथ साथ पशुपालन से भी है, क्योंकि दोनों ही भूमि या मिट्टी की उत्पादन शक्ति पर आधारित हैं तथा कृषि के लिए दोनों में पारस्परिक संबंध रहता है। भूमि के अनुकूलतम उपयोग के लिए फसल एवं पशुओं का साहचर्य अलग अलग प्रकार साहचर्य आवश्यक होता है और ये साहचर्य अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार का मिलता है, जो कि कृषि की दशाओं की समानता की प्रादेशिक भिन्नताओं को दर्शाता है। भिन्न भिन्न कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की विधियों में भी भिन्नता मिलती है। उसके फलस्वरूप कृषि दशाओं की प्रादेशिक समानता एवं संबद्धता मिलती है। जैसे कि किसी क्षेत्र के उत्पादन में पारंपरिक विधियां जैसे पशुओं तथा हल आदि का उपयोग होता है, तो किसी क्षेत्र में आधुनिक मशीनें जैसे ट्रैक्टर आदि का उपयोग होता है। तो किन्हीं क्षेत्रों में फसल उत्पादन सिंचाई पर आधारित होता है, तो कहीं कहीं बिना सिंचाई के कृषि संभव है। तीसरा, किन्हीं क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन लेने के लिए भारी पूंजी की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां श्रम की मात्रा अधिक लगती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां कम पूंजी में अधिक उत्पादन हो सकता है। अर्थात पूंजी एवं श्रम के विनियोग की मात्राओं की भिन्नता के आधार पर भी कृषि की दशाओं की प्रादेशिक संबद्धता एवं समरूपता में पृथकता मिलती है। कृषि उत्पादन व्यापार के लिए भी किया जाता है, तब वहाँ जहाँ विस्तृत प्रकार की फसलों के विशेषीकरण वाली कृषि होती है। इससे तात्पर्य कि जब कृषि का उत्पादन व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो वहाँ पर विशेषीकरण वाली कृषि होती है, परंतु यदि उत्पादन कृषि के निजी उपभोग के लिए किया जाता है तब वहाँ निर्वाह कृषि की जाती है। अतः कृषि के उपभोग के ढंग के आधार से भी कृषि दशाओं में प्रादेशिक अंतर मिलता है। कृषि उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, यंत्र तथा आवास संबंधी दशाओं से विभिन्न क्षेत्रों में कृषि परिदृश्य का पता चलता है, जो कृषि दशाओं की संबद्धता का सर्वोत्तम द्योतक होता है। विठलसी ने उपरोक्त आधार तत्वों के आधार पर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, जो थे चलवासी पशुचारण प्रदेश, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, स्थानांतरित कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश, मध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश,
विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश। विभिन्न कृषि प्रदेशों की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, विश्व में जो प्रचलित आधारों पे 10 प्रमुख कृषि प्रदेश हैं, उनकी विशेषताओं को अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय निर्वाह के कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय निर्वाह के कृषि प्रदेश 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है। ये क्षेत्र उष्ण आर्द्र कटिबंध में भूमि के विस्तृत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आदिमकालीन ढंग से निर्वाह कृषि की जाती है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा के द्वारा फसलों की उत्पत्ति बड़ी तेज़ी से होती है। मुख्य रूप से यहाँ उत्पादन की जाने वाली फसलों में रतालू, मैनियोक, केला, शकरकंद, ज्वार, बाजरा इत्यादि होता है। यहाँ का निवासी केवल उतनी भूमि पर कृषि करता है जितनी से उसके परिवार के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ मिल जाता हो, अर्थात यहाँ का जो कृषक है वह बचत उत्पादन नहीं कर पाता। वहाँ के यहाँ रहने वाले मनुष्य की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत थोड़ी और साधारण होती है। आवश्यकताओं की कुछ वस्तुएं उसे प्राकृतिक रूप से वातावरण से भी मिल जाती है, अतः वहाँ अधिक उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता। इस प्रकार के जो कृषि प्रदेश हैं मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी का बेसिन, अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, न्यू हेब्राइडीज द्वीप और थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया तथा म्यांमार के आंतरिक भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे कि मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अन्न की फसल में मक्का उत्पन्न की जाती है, अफ्रीका में बाजरा और ज्वार, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहाड़ी चावल उत्पादित किया जाता है और प्राय रतालू, शकरकंद, मैनियोक इत्यादि फसलें सभी जगह होती है। निर्वाह फसल से तात्पर्य यह है कि कृषक अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए फसल को उत्पादित कर रहा है। इसके मुख्य रूप से 2 उपभेद हैं। पहला, स्थानांतरित कृषि प्रदेश। स्थानांतरित कृषि प्रदेश आधुनिक कृषि से बिल्कुल अछूती होती है। ये कृषि प्राय प्राचीन रूप में की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम मानव ने जिस प्रकार से कृषि करना शुरू किया था, आज उसी रूप में ये कृषि की जाती है। इस कृषि स्थानांतरित कृषि से तात्पर्य है कि भूमि के एक भाग पर अभी फसल, फिर दूसरे साल दूसरे स्थान पर फसल, इसे स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय भागों में, जैसे दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका, पूर्वी दक्षिणी एशिया के द्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार तथा उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। स्थानांतरित कृषि को विश्व के अनेक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लदान कहते हैं, फिलीपींस में केगिन, श्रीलंका में चेना, जिम्बाब्वे में मिल्पा, सूडान में नगासू इत्यादि विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। यूरोप में प्रस्तर युग में इसे स्वीडन कहा जाता था, जिसका तात्पर्य था वनों को जलाकर कृषि करना। ये सभी क्षेत्र जहाँ स्थानांतरित कृषि की जाती है वो उष्ण आर्द्र जलवायु कटिबंध में स्थित है। यहाँ पर सघन वनस्पति मिलती है, जिसको साफ करके खेत बनाया जाता है और यहाँ 4-5 वर्ष कृषि करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे स्थान पर उसको साफ करते हैं, वहाँ कृषि करते हैं। इस प्रकार इस कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं, यहाँ के खेत बिखरे हुए तथा जंगल में घिरे होते हैं, क्योंकि यहाँ जो किसान खेती करते हैं वो जंगल को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाता है तथा उसे खेत को 2, 3, 4 या 5 वर्ष में बदलते रहते हैं। ये कृषि की प्रारंभिक दशा का द्योतक है। इस प्रकार की कृषि में मनुष्य का श्रम ही सर्वोपरि होता है। केवल कुदाल, हंसिया, खुरपी इत्यादि जो पुरातन यंत्र हैं उनका उपयोग करता है किसान। पशुपालन का अभाव होता है तथा खेतों में खाद का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रत्येक परिवार मुख्य रूप से मुर्गी पालन तथा सुअर का पालन भी करता है।
यहाँ के कृषकों की व्यक्तिगत भूमि नहीं होती, भूमि संपूर्ण गांव की होती है। कोई भी मनुष्य कहीं भी भूमि साफ करके खेत बना लेता है और कृषि कार्य करने लग जाता है। ये मुख्य रूप से निर्वाहक मूलक कृषि है, केवल खाद्य फसलों को उगाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, धान इत्यादि में न्योक या आम, गन्ना, गौण उपजे हैं। मूंगफली, सेम व सब्जी फल भी उगाए जाते हैं इस पर यहाँ पर, जो कृषक परिवार है मुख्य रूप से स्वयं के उपभोग के लिए ही उगाता है। कृषि कार्य में किसान का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी यहाँ का अत्यधिक कम होता है। ये कृषि अत्यंत कम जनसंख्या वाले व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास शीघ्र होता है। मिट्टी का अपक्षालन के कारण उसकी उत्पादन शक्ति घटती है और वो कृषि के अयोग्य हो जाती है। साफ की गई वनस्पति अनियंत्रित रूप से पुनः उगने लगती है तथा कृषि में बाधक होती है। यह अर्थव्यवस्था अस्थिर जीवन का प्रतीक है। एक स्थान की भूमि कृषि के अयोग्य हो जाने पर वहाँ के निवासी नई भूमि को साफ करके नए स्थानों पर आवास बनाते हैं। अतः यहाँ के जो निवासी हैं उनका जीवन भी स्थानांतरित होता है। इस प्रकार की कृषि को अपनाने वाले मुख्य रूप से रूढ़िवादी, अशिक्षित और जो प्राचीन आदिम जनजातियाँ हैं वो लोग हैं, वो अपनी कृषि पद्धति को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है। बाहरी लोगों से इनका संपर्क कम और रहता है, जिसके कारण ये नवीन तकनीक को नहीं अपना सकते। प्रतिवर्ष 2, 3, 4, 5 वर्ष में वनों को साफ करने से वन भूमि कम होती जा रही है। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ता है, अपक्षालन की मिट्टी का लीचिंग की प्रॉब्लम होती है। इन क्षेत्रों में भूमि का कटाव बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम होती है। ये इस कृषि के नुकसान हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे स्थायी कृषि, उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि इत्यादि बाकी के कृषि प्रदेश।